तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। क्या कभी किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां कदम रखते ही एक अजीब सी घुटन महसूस हो, जैसे उस इमारत ने अपने अंदर कोई बहुत पुराना, बहुत गहरा खौफ सोख रखा हो? आज के इस विश्लेषण में हम ठीक ऐसे ही एक अनुभव को समझने जा रहे हैं। हम एक पुरानी, सीलन भरी हॉस्टल बिल्डिंग के बिल्कुल आखिरी छोर पर बने एक ऐसे कमरे की कहानी को परत दर परत खोलेंगे जिसने दशकों से एक खौफनाक राज को दबा रखा था। देखिए, ये सिर्फ कोई आम भूतिया कहानी नहीं है, ये डर का एक पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा है। हम इस पूरे सफर को एक नए छात्र अर्जुन की नजरों से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला कमरा इंसान के सबसे गहरे डरों का केंद्र बन सकता है। अब जरा सोचिए, आप एक नई जगह पहुंचे हैं। बाहर तेज, डरावनी बारिश हो रही है। अर्जुन बिल्कुल एक संशयवादी छात्र है जो हर बात में तर्क ढूंढता है। जब वो पहली बार हॉस्टल पहुंचता है तो वार्डन उससे बताता है कि कमरा 307 खाली है। और जब अर्जुन इसका कारण पूछता है तो वार्डन बड़ी ही बेरुखी से बस इतना कहता है, सिर्फ अफवाहें हैं, उन पे ध्यान मत दो। और बस वो वहां से चला जाता है। यही वो पल है जहां से अर्जुन के मन में पहला शक पैदा होता है। वो डरा हुआ नहीं है, बस हैरान है। और उसका यही तार्किक नजरिया आगे आने वाली भयानक घटनाओं को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। जरा इस माहौल को अर्जुन की नजरों से देखे। ऐसा लगता है जैसे ये जगह खुद ब खुद एक किरदार बन गई हो। बाहर लगातार हो रही वो बारिश जो ऐसा एहसास दिलाती है जैसे आप पूरी दुनिया से कट गए हों। और वो हॉस्टल का खाली गलियारा, गहरे काले साए एक अजीब सी घुटन पैदा करते हैं। जब आपकी नजरें उन शांत, खाली गलियारों पर टिकती हैं तो दिमाग खुद ब खुद डर की कहानियां बुनने लगता है। अर्जुन के नजरिए से सोचें तो ये सिर्फ एक पुराना कमरा नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जो उसे पूरी तरह निगलने के लिए तैयार बैठी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खौफ कैसे बढ़ता है। पहले ही रात अर्जुन की वो सारी तार्किक सोच बुरी तरह टूटने लगती है। रात के 11:57 हो रहे थे। अर्जुन और उसका रूममेट रवि उन अफवाहों का मजाक उड़ा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाहट होती है। अर्जुन दरवाजा खोलता है लेकिन बाहर गलियारे में दूर दूर तक कोई नहीं है। और फिर असली दहशत तब फैलती है जब उन्हें एहसास होता है कि वो आवाज़ बाहर से नहीं बल्कि कमरे के अंदर से आ रही थी। फिर ठीक रात 2 बजे अर्जुन पानी पीने उठता है और उससे बाथरूम के शीशे में एक धुंधला पीला साया दिखाई देता है। और अगली सुबह 10 बजे तक ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ उसका वहम बिल्कुल नहीं था। रात 2 बजे वाले उस पल पर जरा वापस चलते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब अर्जुन उस साए को देखकर पीछे मुड़ता है तो वहां कोई नहीं होता। लेकिन जब वो वापस शीशे की तरफ देखता है तो साया तो जा चुका था, मगर शीशे पर पानी की बूंदों से लिखा एक संदेश मौजूद था, हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो। बस यहीं पर अर्जुन का सारा लॉजिक, सारा इनकार पूरी तरह से बिखर जाता है। मतलब अब तक वो हर चीज को अपने दिमाग का खेल मान सकता था, लेकिन पानी से लिखा ये संदेश, ये एक भौतिक सबूत था। उस घुप अंधेरे बाथरूम में अर्जुन का वो अकेलापन और उसकी बढ़ती दहशत, ये पल लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगली सुबह अर्जुन खुद को ये समझाने की कोशिश करता है कि शायद कोई उसके साथ भद्दा मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसकी बात पुराने केयरटेकर से होती है। और यहाँ अफवाह और हकीकत के बीच का वो खौफनाक अंतर सामने आता है। कैंपस में बस ये अफवाह थी कि कमरे में किसी की मौत हुई है, लेकिन केयरटेकर जो असलियत बताता है वो और भी ज्यादा खौफनाक है। 15 साल पहले माया नाम की एक लड़की उसी कमरा 307 से अचानक गायब हो गई थी। उसका शरीर आज तक नहीं मिला। अब जरा सोचिए, अर्जुन सिर्फ एक भूतिया कमरे में नहीं था, बल्कि वो एक 15 साल पुराने अनसुलझे कोल्ड केस के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। और फिर आती है अगली रात, आधी रात का वक्त। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगता है, एक अजीब सी ठिठुरन भरी ठंड। और फिर उन अंधेरे कोणों से फुसफुसाहट शुरू होती है। अर्जुन की घबराहट अब अपने चरम पर है। कांपती हुई आवाज और ठिठुरते शरीर के साथ वो उस अंधेरे से पूछता है, कौन है वहां? और वो साया जवाब देता है, नीचे, फर्श के नीचे। अर्जुन की वो दहशत और उस खौफनाक आवाज के बीच का ये संवाद सच में डरा देने वाला है। उसे अब ठीक ठीक पता था कि उसे क्या करना है, भले ही वो अंदर से कितना भी डरा हुआ क्यों ना हो। ठीक इसी बिंदु पर यह सुपरनैचुरल कहानी एक असली क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बदल जाती है। अर्जुन और रवि मिलकर उस ढीले फर्श को उखाड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है। अर्जुन जब उसके पन्ने पलटता है तो माया के आखिरी शब्द सामने आते हैं, कोई मेरा पीछा कर रहा है,
अगर मुझे कुछ हुआ तो इस कमरे के नीचे देखना। और फिर थोड़ी और खुदाई करने पर उन्हें वो मिलता है जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी, एक इंसानी कंकाल। ये माया के ही अवशेष थे, जिसे हॉस्टल के ही एक स्टाफ मेंबर ने मारकर वहां दफना दिया था। ये पल हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है। कभी कभी असली खौफ किसी भूत या साए में नहीं, बल्कि इंसानों के रूप में ही मौजूद होता है। पुलिस के आने के बाद 15 साल पुराना ये राज आखिरकार खुल जाता है। उस रात कमरा बिल्कुल शांत था। वो साया एक आखिरी बार अर्जुन के सामने आता है, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था। अर्जुन उससे कहता है, अब तुम आराम कर सकती हो। पहली बार वो डरावना साया मुस्कुराता है, मानो धन्यवाद कह रहा हो। और देखते ही देखते आधी रात के उन काले डरावने सायों की जगह कमरे में एक बेहद शांत और सुकून भरी सुनहरी रोशनी फैल जाती है। माया को शांति मिल चुकी थी। ऐसा लगता है जैसे खौफ का वो पूरा अध्याय हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये स्लाइड हमें सुकून की उस झूठी भावना से झटके से बाहर खींच लाती है। देखिए, मामला सुलझ गया, माया की आत्मा को शांति मिल गई और कमरे में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। अगर हम लॉजिक की बात करें तो कहानी को यहीं खत्म हो जाना चाहिए था ना, है ना? लेकिन क्या सचमुच कोई इंसान इतने खौफनाक अनुभव से बिना किसी असर के बिल्कुल सुरक्षित बचकर निकल सकता है? या फिर क्या उस कमरे ने अभी तक अपने सारे राज नहीं खोले थे? जब अर्जुन अपना सारा सामान बांधकर राहत की सांस लेते हुए हॉस्टल से बाहर निकल रहा होता है, तो उसकी नज़र गलियारे में लगे सिक्योरिटी कैमरा मॉनिटर पे पड़ती है। अचानक स्क्रीन झिलमिलाती है और वो देखता है कि मॉनिटर पर उसके ठीक पीछे एक और धुंधला साया खड़ा है। ये माया नहीं है, ये कोई और है, और वो साया सीधे अर्जुन को ही घूर रहा है। ये आखिरी दृश्य हमें एक बेहद परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। भले ही कुछ आत्माओं को शांति मिल जाए, लेकिन क्या सच में कुछ बुराइयां कभी खत्म नहीं होती? क्या वो साए उस जगह को कभी नहीं छोड़ते, बल्कि बस किसी नए शिकार के आने का इंतजार करते रहते हैं?